हम सभी विद्यालय प्रबंधक साथियों को समय का भी बचत हो रहा है, छात्रों के भी समय का बचत हो रहा है और उसके अतिरिक्त आर्थिक बचत भी हो रही है मित्रों। इसलिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का। आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि माननीय जी ने यहां लखनऊ के अंदर, लखनऊ कैसे सुंदर बने, लखनऊ कैसे विश्व स्तर की पटल पर सबसे सुंदर शहर बने, इसके लिए माननीय जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से बड़े बड़े कार्य किए हैं। आपको बता करके हर्ष हो रहा है, माननीय जी ने 104 किलोमीटर की ये रिंग रोड, जिसका फरवरी माह में लोकार्पण होने जा रहा है, वह बना करके हम सभी विद्यालय प्रबंधकों के जीवन में एक नई किरण लाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे वो सड़क विद्यालय प्रबंधकों के विद्यालय के सामने की सड़क नहीं होगी, परंतु वो सड़क एक लाइफ लाइन का काम करेगी। क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सरफेस ट्रांसमिट मिनिस्टर रहते हुए, भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए, आपने इस शहीद पथ को बनाने का कार्य किया था। आज शहीद पथ के किनारे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े रोजगार आ रहे हैं, जिसमें हमारे आपके बच्चे वहां पर जा करके अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर जा करके नौकरी कर रहे हैं और रोजगार के लिए उनको बाहर नहीं भटकना पड़ता है। जब 105 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड बनेगी मित्रों, तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आएंगी और हम सभी के बच्चे बेंगलोर, गुड़गांव और जो पुणे जैसे शहर पर जाकर के नौकरी करते हैं, वो कंपनियां यही लखनऊ के शहर पे आएंगी और हम सभी के छात्र छात्राएं, भाई बहन वही नौकरी करेंगे, वही रोजगार सृजित होंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का। आपको बताऊं, जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन है, जैसे दिल्ली में आनंद विहार है, ऐसे ही माननीय जी ने 4 बाग की सेकेंड एंट्री का काम के लिए अनुमति दे दी है और दूसरी ओर आलमनगर स्टेशन, सैटेलाइट स्टेशन, ऐशबाग का स्टेशन का सौंदर्यीकरण और गोमती नगर टर्मिनल, गोमती नगर स्टेशन एक बहुत ही विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण शीघ्र होने वाला है। सभी विद्यालय प्रबंधकों से अनुरोध है, गोमती नगर के भी विद्यालय प्रबंधक यहाँ बैठे हैं, आप वहां जाकर के देखेंगे, आपको विदेश का एहसास होने वाला है। ऐसी कनेक्टिविटी माननीय रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। ये कनेक्टिविटी चाहे वह एयर की कनेक्टिविटी हो, माननीय जी ने यह संकल्प लिया है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति हवाई यात्रा करेगा। इसके लिए माननीय जी ने टर्मिनल 3 का एक बहुत बड़ा टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया, जिसका भी लोकार्पण शीघ्र होने वाला है। माननीय जी, हम सभी विद्यालय प्रबंधक बहुत आज हर्षित हैं। आज सभी विद्यालय प्रबंधक प्रसन्न हैं कि आपने हम सभी विद्यालय प्रबंधकों के बीच में आकर के हम सभी का हौसला अफजाई किया है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, जिस प्रकार से 2014 में यहां पर सभी दलों के विद्यालय प्रबंधक हैं, परंतु माननीय जी आपकी स्वीकार्यता हर दल में है। यहां पर सभी लोग जो बैठे हुए हैं, एक स्वर में आप आवाज दे करके बताइए, 2024 में आप सभी लोग, ये चुनावी मंच नहीं है, परंतु मैं राजनीतिक दल का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते मैं अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोग एक स्वर में बताएंगे, 2024 में माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ की धरती से ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। थोड़ी कम आवाज आई, पीछे से आवाज नहीं आई। माननीय रक्षा मंत्री जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। तो फिर जोरदार नारा हमारे साथ लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आनंद द्विवेदी जी, आपके अपने ओजस्वी वक्तव्य के लिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे विद्यालयों के लिए नींव का पत्थर है।
माननीय जी, आप 1991 में माध्यमिक शिक्षा मंत्री बने थे। आपका निवास पार्क रोड पे था। उसी के बगल में विश्व संवाद केंद्र का कार्यालय हुआ करता था। मैं वहां जाया करता था। जब आप माननीय शिक्षा मंत्री जी हुए तो मैं 3-4 प्रबंधकों के साथ जाके आपसे मिला उस पार्क रोड के आवास पे। प्रबंधकगण, आप समझिए, जब मैं आपसे मिला उसके बाद आपने कहा, आप लोग ये बताइए उत्तर प्रदेश की ये जो परीक्षा व्यवस्था है इसको कैसे सुधारा जाए। ये सोच थी 1991 में माननीय जी की कि उत्तर प्रदेश बोर्ड को किस तरह से सम्मान वापस दिलाया जाए। उस समय प्राइवेट विद्यालय बहुत कम थे, सरकारी विद्यालय थे, और लखनऊ भी नकल की इंडस्ट्री बन गया था। और माननीय जी ने अपनी सरकार की परवाह नहीं की, नकल अध्यादेश लागू किया और उत्तर प्रदेश बोर्ड की शुचिता पूर्वक, सफलता पूर्वक उन्होंने परीक्षा संपन्न कराई। विपक्ष ने बहुत विरोध किया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी तो इस अध्यादेश का विरोध करके गठबंधन के मुख्यमंत्री तक बन गए। तो आज जो आप सम्मान के साथ विद्यालय उत्तर प्रदेश बोर्ड के चला रहे हैं ना, उसकी नींव माननीय आपके राजनाथ सिंह जी ने रखी थी, माननीय मंत्री जी ने रखी थी। यही नहीं, जब आप मुख्यमंत्री हुए तब भी आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर नवे के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को लागू किया, क्योंकि उस समय बहुत फर्जी बच्चे जो हैं वो बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो जाया करते थे। तो ऐसी सोच रखने वाले, आपको सम्मान दिलाने वाले, आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश बोर्ड के बड़े गर्व के साथ विद्यालय चला रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा की बात करते हैं, तो उसकी बुनियाद माननीय भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने रखी थी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। इस कार्य के लिए, हम लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, आज हम लोगों का सीना गर्व से ऊंचा करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे कुछ जो विद्यालय प्रबंधक हैं, काफी बुजुर्ग हैं और काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी उनका स्वागत करें। नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, प्रोफेसर नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, श्री विनोद बिहारी वर्मा जी, आप अपने अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए हैं, उनके पुत्र श्री संजीव वर्मा जी यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी, श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी और श्रीमती सरवन सक्सेना जी, भारत एकेडमी। जोरदार तालियों से इन प्रबंधकों का स्वागत करिए। इन्होंने अपना पूरा जीवन विद्यालय संचालित करने में लगा दिया है। बहुत मेहनत से इन्होंने अपने विद्यालयों को खड़ा किया है। इनका जोरदार तरीके से स्वागत करिए। प्रतापगढ़ से चलकर डॉक्टर शाहिदा जी क्या हमारे बीच आ चुकी हैं? यदि वो आई हैं तो कृपया मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। डॉक्टर शाहिदा जी क्या आ चुकी हैं प्रतापगढ़ से? जब अपने बुजुर्गों का सम्मान होता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हीं से हमारी आपकी पहचान है। अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करिए, उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज इस मंच पर हम लोग खड़े हैं। उन्होंने ही हम लोगों को इस काबिल बनाया है
कि आज हम लोग यहाँ पर आप सबके सामने उपस्थित हैं। माननीय जी, डॉक्टर शाहिदा जी प्रतापगढ़ से आई हैं, उनका भी हाँ बुला लिया, मैं बुला एक बस एक और कोई आप पहले जाइए। डॉक्टर शाहिदा जी प्रतापगढ़ से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। आपके लखनऊ में आई हैं। उधर देखिए मैम। माननीय जी, हमारे उत्तर प्रदेश बोर्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं उन समस्याओं से आपको अवगत नहीं कराना चाहता हूं, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री भी रहे, आप शिक्षा मंत्री रहे, आपको सारी उत्तर प्रदेश की विषय में जानकारी है। परंतु एक कष्ट माननीय मेयर जी हम लोगों के विद्यालयों संचालकों को है। मैं माननीय मेयर जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। एक आपसे गुजारिश है सारे विद्यालयों की कि हमारे विद्यालयों पर यह जल कर जो है वो बहुत अनियंत्रित रूप में थोपा जा रहा है। पता नहीं कौन सा फार्मूला बनाया गया है कि विद्यालय के असेसमेंट का 12.5% हम लोगों पे जलकर लगाया जाता है, और कोई भी विद्यालय का असेसमेंट मेयर जी 20 लाख 25 लाख रुपए से नीचे का नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े भवन है। ये 12.5% का कहां से लाया गया है, ये बहुत समझ के परे है। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम विद्यालय प्रबंधक लोग मिले थे, तो उन्होंने हमारे विद्यालयों का ग्रह कर माफ कर दिया था और जल कर भी छोड़ दिया था। उसके पश्चात फिर से हमारे ऊपर ग्रह कर तो नहीं लगाया गया, परंतु जलकर लगाया जा रहा है। यह हमारी आपसे गुजारिश है। माननीय आनंद द्विवेदी जी ने जिस समय मेयर का चुनाव घोषित हुआ था, लखनऊ नगर निगम के चुनाव घोषित हुए थे, माननीय आनंद द्विवेदी जी की ताकत है कि उन्होंने एक एक प्रबंधक को जागरूक किया, एक एक वार्ड से उन्होंने विद्यालयों को जागरूक किया, और हमने आपके भारतीय जनता पार्टी के 82 सभासद जिता करके सदन में भेज दिए। 82 सभासद आपके सदन भेजे। अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, अब मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करता हूं कि कार्यकारिणी में इसको समझिए और हमारे विद्यालयों की इस मांग को पूरा करिए। हम लोग आपसे मिलेंगे और हमें पूरा विश्वास है, माननीय जी के समक्ष हम आपसे इसलिए मांग रख रहे हैं कि जब कोई पुत्र अपने पिता से अपनी मांग को रखता है तो वो पिता उस पुत्र की हर इच्छा को पूरा करता है। और मैं माननीय जी से ये अनुरोध करता हूं कि हमारे संरक्षक के रूप में वो हमारी समस्या का निराकरण करेंगे। जोरदार तालियों से माननीय जी का एक बार स्वागत करिए। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की बहुत ही ऊर्जावान हमारे उप मुख्यमंत्री, मैं आपका ब्रिजेश जी नाम नहीं ले, वो पद नहीं लेता हूं, उसका कारण आप जानते हैं, परंतु यहां मैं आपका पद का नाम ले रहा हूं। उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रिजेश पाठक जी यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा यहां पर आकर हम सबको संबोधित करें, और क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री हैं तो हमारी इस मांग को पूरा करने में आपका भी पूरा हाथ होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रवर्तकों को आप न्याय दिलाएंगे। माननीय ब्रिजेश पाठक जी के लिए जोरदार तालियां। कुशल संचालन के लिए सक्सेना जी के लिए ताली बजाओ। स्वित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन का 8वें वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी लोकप्रिय रक्षा मंत्री, लखनऊ के लाडले सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान जी, मुकेश शर्मा जी, पवन सिंह जी, अवनीश सिंह जी, त्रिलोक अधिकारी जी, अनिल अग्रवाल जी, आलोक पांडे जी, उपस्थित सभी विद्यालय
प्रबंधक एसोसिएशन के सभी भाइयों तथा बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने आजादी के बाद बहुत अच्छे काम किए। माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आप जानते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा का 90 के दशक में हुआ। उस समय के शिक्षा मंत्री के रूप में जैसे रक्षा मंत्री जी ने काम तत्काल किया था, वो तत्कालीन समय में किया था। हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में उस अध्यादेश की चर्चा हुई थी। आज गुणवत्तापरक शिक्षा यदि बच्चों को मिल पा रही है तो उसमें उस अध्यादेश का बहुत बड़ा योगदान है। मैं हृदय से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों की तरफ से, नागरिकों की तरफ से अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। हमारे जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं, सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन सब कुछ आप लोगों की वजह से कर पाई। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे, निजी क्षेत्र की सहभागिता बड़ी संख्या में है और निजी विद्यालय भी उतनी ताकत के साथ, मेहनत के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जैसे सरकार प्रदान कर रही है। उसके लिए मैं सभी विद्यालय प्रबंधकों का, प्रबंधन से जुड़े भाई बहनों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अनिल जी ने, आनंद जी ने कुछ समस्याएं हमें बताई हैं, जैसे आपकी सुरक्षा को लेकर के एसओपी की बात है। हम संबंधित जो अपर मुख्य सचिव हैं, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे बात करेंगे कि तत्काल उस ड्राफ्ट पर दस्तखत करके उसको, नियम को लागू किया जाए, जिससे आप लोगों को अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना पनप सके कि हर परिस्थिति में आपके साथ कानून खड़ा रहेगा। दूसरी, आपकी समस्याएं स्थानीय स्तर पर है, चाहे पानी की हो, वाटर टैक्स की हो, चाहे बिजली की हो या अन्य कोई समस्याएं हो, उनके बारे में भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे और आवश्यकता महसूस हुई तो रक्षा मंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करके संबंधित अधिकारियों से बात करा करके हर संभव प्रयत्न करेंगे कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो। हमें भरोसा है कि आप जिस ढंग से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदेश में प्रदान कर रहे हैं और बेहतर करेंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना अच्छा कल का भारत बनेगा और कल का भारत बनाने के लिए आप सबका बहुत अमूल्य योगदान है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बधाइयां देता हूं और इस बात के लिए भरोसा दिलाता हूं कि हम और हमारी टीम, हमारी सरकार लगातार आपके लिए काम करेगी। माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही जल्दी इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहते हैं। माननीय जी को दिल्ली जाना है। हमारी स्मारका का विमोचन हम माननीय जी से अनुरोध करेंगे कि तत्काल आप लोग आइए, पत्रिका का विमोचन माननीय जी से करवा दीजिए। हमारी स्मारका निकलती है प्रत्येक वर्ष अधिवेशन की, जरा थोड़ा सा जल्दी करिएगा। हाँ, कृपया इस तरह की डिमांड यहां पर इस तरह से ना करें, ये तरीका अच्छा नहीं है। जो भी कहना हो आप हमको लिख करके दे दीजिए, इस मंच के माध्यम से उस समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। माननीय जी पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अब मैं अपने बीच में अपने संरक्षक, लखनऊ के सांसद, भारत सरकार के गौरवमयी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का यहां पर मंच पर स्वागत करते हुए अनुरोध करूंगा उनसे कि वो आकर अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश के बहुत ही डायनेमिक और इफेक्टिव लीडर उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिंह पाठक, यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा जी खरगोवाल और अध्यक्ष स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक समिति श्री आनंद जी द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान, सदस्य विधान परिषद श्री पवन सिंह, सदस्य विधान परिषद श्री अवनीश सिंह, महासचिव
श्री आलोक जी पांडे, संरक्षक श्री के जी दुबे, उपाध्यक्ष श्री रितेश जी श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष श्री अंकित उपाध्याय, श्री जनाब अजीज खान उपाध्यक्ष, श्री प्रमिल चौधरी सचिव, श्री लालमणि यादव सचिव, श्री रवि भारद्वाजी सचिव, जो मंच का संचालन कर रहे हैं राहुल सेन जी सक्सेना, श्री अनिल जी अग्रवाल, और इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, एक लंबे समय के बाद आप सबके साथ मेरा मिलना हो रहा है। 2014 में आपके अध्यक्ष आनंद जी ने कोई एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में आप सबके बीच मुझे उपस्थित होने का, आप सबके विचारों से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ था, और वहां पर मैंने कुछ 2-4 बातें आप लोगों से की भी थी। मैं यह मानता हूं कि 100 वित्त पोषित जो शैक्षणिक संस्थान हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को कोई ताकत नकार नहीं सकती है। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी को शिक्षित कर दें और उनके द्वारा सारे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान स्थापित हो जाएं, छोटे शिक्षण संस्थान भी स्थापित हो जाएं और सबको शिक्षा मिलनी प्रारंभ हो जाए, यह कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत ही दुष्कर कार्य है। जब तक कि समाज से लोग निकलकर आगे नहीं बढ़ेंगे और इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा को जो यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं वह बना पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारी 100 वित्त पोषित शिक्षण हमारी ये प्रबंध एसोसिएशन है और इनके द्वारा चलाई जाने वाली जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, इनकी एक अहमियत है। जब आनंद जी ने मुझे कहा कि आपको उस कार्यक्रम में चलना है, तो मैं बहुत ही धर्म संकट में था, क्योंकि मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मैं नहीं करता हूं, मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं। और मैं जानता था मैं जा रहा हूं तो निश्चित रूप से इस एसोसिएशन के द्वारा कुछ न कुछ 100 वित्त पोषित संस्थाओं की, शैक्षणिक संस्थाओं की समस्याएं सामने रखी जाएंगी, और जो सोचा था वही हुआ। लेकिन मैंने भी धीरज बांधे रखी, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी मेरे दाहिने तरफ बैठे थे। मैंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का एक मजबूत प्रतिनिधि यहां पर मौजूद है। आपकी जो समस्याएं हैं, मेरा मानना है कि ये समस्याएं शासन तक पहुंचनी चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में भी जानता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, जो उचित होती है, उस पर विचार करते हैं। और यहां पर उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी आपकी समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। जहां मेरे सहयोग की जरूरत होगी, थोड़ा सा मैं भी हाथ लगा दूंगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सर्वसुलभ शिक्षा हम प्रदान करना चाहते हैं, तो बिना आपके गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। और जिस प्रकार का हम समाज निर्मित करना चाहते हैं, सभ्य, सुशिक्षित, ज्ञान युक्त, संस्कार युक्त, अभावों में यह काम नहीं हो सकता। अभावों में मस्तिष्क की सक्रियता और मस्तिष्क की निष्पक्षता जिस हद तक होनी चाहिए, वह कायम नहीं रखी जा सकती है। और यह बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए उस संकट से आप निकलें, इसके लिए प्रयत्न हमारे विदेशी विशेष रूप से करेंगे।
लेकिन मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी मदद करे। और बिना शिक्षा के, और जिसे कहा जाए कि सार्थक शिक्षा, जो कि संस्कार भी दे सके, ज्ञान भी दे सके, बिना इसके हम जिस प्रकार के समाज को निर्मित करना चाहते हैं और जिस प्रकार के विशिष्ट समाज के कारण हमारी एक वैश्विक पहचान रही है, उसको कायम रख पाना संभव नहीं है। देखिए कैसा हमारा समाज था, कितने सुशिक्षित, कितने ज्ञानी लोग थे। दुनिया के किसी भी देश से यह संदेश नहीं गया कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यदि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया को किसी एक देश से गया तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है। यह शिक्षा का ही परिणाम है, ज्ञान युक्त और संस्कार युक्त शिक्षा का ही परिणाम है। पूरे विश्व को ही हमने परिवार माना, बिना इसके वो संभव नहीं है। और आज मैं बतलाना चाहता हूं, आज भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी बीच में लड़खड़ा रही थी तो हम दुनिया के गरीब देशों की कतार में खड़े थे। जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर होता है उसको भी लोग जल्दी मान्यता नहीं देते, उसको तवज्जो जो मिलनी चाहिए वो नहीं देते हैं। लेकिन आपने देखा कि आज भारत यदि आर्थिक दृष्टि से भी धीरे धीरे ताकत हो रहा है, जो आज के 10 वर्षों पहले दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में 10वें स्थान पर खड़ा था, 9 महीने के अंदर एक जंप लेकर वो 5वें स्थान पर आ गया। मॉर्गन स्टैनले और बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल फर्म्स हैं जो अब यह दावे के साथ कहने लगी हैं कि सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। 2027 आते आते, 2027 के अंत तक नहीं, 2027 आते आते अर्थव्यवस्था के आकार यानी इंडियन इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और एक ने तो यह सीमा तक कहा है, यहीं तक क्यों सोचते हो, आजादी के 100 वर्ष पूरा होते होते भारत विश्व की एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़ा हो जाएगा, यानी आर्थिक दृष्टि से भी महाशक्ति बन सकता है। और मैं शिक्षा की अहमियत आपको बताना चाहता हूं। यही शिक्षण संस्थाएं हमारी भारत की करिश्मा किया है मेरे दोस्तों, करिश्मा किया है। 2014 में मुझे याद है, क्योंकि मैं सामान्यतः इस प्रकार की मैगजीन्स को पढ़ता रहता हूं कभी कभी बिस्तर पर जाने के बाद। स्टार्टअप की संख्या हमारे यहां उस समय 400 to 500, अप्रॉक्सिमेटली मैक्सिमम 500 स्टार्टअप्स जो इनोवेशंस करते हैं। क्या करिश्मा हुआ है भारत में। जो स्टार्टअप नौजवान हमारे 400-500 हुआ करते थे 2014 तक, आज उनकी संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई। यूनिकॉर्न्स का भी आपने नाम सुना होगा। यूनिकॉर्न्स माने यह नौजवान जो अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत बैंक से पैसा लेकर जो अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, तो कोई नई नई आइडियाज को जनरेट करने के लिए सिस्टम बनाते हैं। अब उन्होंने ये कमाल किया है कि कुछ ही वर्षों में यूनिकॉर्न उनको बोलते हैं, उनकी कैपिटल उसकी पूरी जिससे उनका आकलन किया जाए, जिस कंपनी में अथवा जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी खड़ा किया है, $1 बिलियन उनकी पूंजी वाले को यूनिकॉर्न कहते हैं। ऐसे यूनिकॉर्न हमारे भारत में 100 हो गए। ये तो शिक्षा का ही करिश्मा है ना। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत के जो जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों के प्रति दुनिया के देशों में भी आकर्षण पैदा हो रहा है।
अच्छा ये बताइए, यदि आकर्षण न पैदा होता तो भारत में आकर हरे रामा हरे कृष्णा क्यों करते? तो जानते हैं कि भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है जो यह संदेश देता है कि मनुष्य को जीवन में सुख और शांति केवल धन से ही प्राप्त नहीं हो सकती, धन के अतिरिक्त भी कुछ चाहिए। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा, धनाद धर्म तथा सुखम। जहां धन और धर्म दोनों का समन्वय है वही सुख है। यदि मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है फला धर्म फला धर्म फला धर्म। धर्म ही अपने में एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्य भाव है, कर्तव्य बोध है। और वो कर्तव्य बोध हमारे यहां के धर्मशास्त्रों में कोई उठाकर देखे तो पता लग जाएगा, उसी को हम धर्म कहते हैं। झूठ मत बोलो, सच बोलो, पीड़ा मत पहुंचाओ। और इसकी महत्ता आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कहीं कि एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे धर्म संसद में कहीं भाग लेने के लिए। तो जब धर्म संसद होती थी तो दुनिया के कई देशों के भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अपना भाषण करने के लिए उसमें आते थे। तो भारत का प्रतिनिधित्व, भारत से कुछ लोग और गए थे, उसमें स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे। तो उन्होंने अपना ढीला ढाला वस्त्र पहन रखा था और सिर पर एक साफा बांध रखा था। तो वहां पर बिल्कुल वेल सूटेड बूटेड सब सारे लोग मौजूद थे। तो उसमें से एक दो चार लोग बार बार देखकर उनकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। बताइए, इंटरनेशनल धर्म संसद को संबोधित करने के लिए ये आए। तो स्वामी विवेकानंद ने उनकी व्यंग्यात्मक मुस्कान को समझ लिया। तो जब खड़े हुए भाषण देने के लिए, तो भाषण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह भारत है, यह भारत है जो कहता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। ये भारत, ये कहां की शिक्षा है? भारत की शिक्षा है, कहां की? और इस शिक्षा की निरंतरता लगातार चलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो शिक्षण संस्थाएं आप चला रहे हैं वो बाधाओं से जहां तक अधिक से अधिक हो सके वो मुक्त होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि साथ यह भी सच है कि शासन का हस्तक्षेप तो किसी न किसी सीमा तक रहता ही है। और आप लोग भी महसूस करते होंगे किन्हीं न किन्हीं मामले, बहुत ज्यादा तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन किन्हीं न किन्हीं मामलों में आवश्यक भी होता है। और मैं सच बताऊं, मैं शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत ही ड्रेस्टिक डिसीजन मैंने लिया था। और मैं जानता हूं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसमें कर्नल सिंह जी थे, आज भी वो जिंदा हैं और स्वस्थ हैं थोड़े, लेकिन उस समय से वो पूरे आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, वैसे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उनके लिए भी चौंकाने वाली घटना थी। और उस समय हमारी 39 साल की उम्र थी। लेकिन उन्होंने जो मैंने कहा उसी अनुसार उन्होंने किया, वैसे ही बिल तैयार किया। कानून कठोर था, मुझे बहुत गालियां पड़ी। और मुझे याद है कि जब रिजल्ट निकला था तो लड़के उस न्यूज़पेपर को लेकर पैरों से रौंद रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे। कानून कठोर था, लेकिन पीड़ा थी उस कारण कठोर था। लेकिन केवल छात्र इसके लिए दोषी थे ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट था, उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी, उसमें उसकी जरूरत थी।
लेकिन वो बात तो आई गई होगी। और उसमें मैंने एक काम और किया था, वैदिक मैथमेटिक्स मैंने लागू की थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था, मुझे इस बात की खुशी है ये कहते हुए कि जिस समय मैं टीचर्स का प्रशिक्षण करा रहा था वैदिक मैथमेटिक्स का, तो उसमें एक मुस्लिम टीचर ने आकर मुझसे कहा कि साहब ये बताइए, हमारे देश के लोगों ने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन हर चीज को लोग जाति, पंथ और मजहब से जोड़ देते हैं, विडंबना है। और यही वैदिक मैथमेटिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, सब पढ़ते हैं, हर मजहब के लोग पढ़ते हैं। लेकिन है कुछ राजनीति का भी ये खेल चलता रहता है। लेकिन राजनीति का खेल शिक्षा के साथ नहीं होना चाहिए, मेरी ये बिल्कुल विनम्र अनुरोध है। और ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को राजनीति का अर्थ भी समझना चाहिए। राजनीति, यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता था ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। आप सभी प्रबंधक यहां मौजूद हैं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे हालात पैदा हों, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, इस प्रकार की शिक्षा लोगों को मुहैया कराने के लिए सहयोग भी शासन का इस प्रकार का हो, ताकि ऐसे लोग यहां खड़े हों हमारे देश में, जो इस राजनीति शब्द को भी सार्थक बना सके, इसको भी सार्थक बना सके, इसके अर्थ को, इसकी सार्थकता को सिद्ध कर सके। आज आप लोगों से मिलकर भाषण होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई। और मैंने पहले कह दिया कि ब्रजेश जी आए हैं इसलिए सब देखेंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा, लेकिन 2-3 महीना मैं उलझा बहुत रहूंगा, मैं बता दूं ईमानदारी से। आप लोगों ने देखा होगा राजनीति में रहकर भी मैं जल्दी आश्वासन नहीं देता। आप पुराने लोगों को शायद मालूम होगा, मैं अपना चुनाव लड़ता हूं तब भी आश्वासन नहीं देता। मैं कहता हूं ईश्वर हमारे अंदर वह शक्ति दे परमात्मा, ताकि हम आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरे उतर सकें। लोग कहते थे हमको, जब आप कुछ बोलेंगे नहीं तो वोट क्यों देंगे लोग। अरे मैं दें चाहे न दें, मनुष्य के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कृति और कथन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और जब कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में जब अंतर होता है तो विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा होती है। और इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को की चुनौती को कौन स्वीकार करेगा? आप ही में से कुछ लोग निकलेंगे ना। आइए हम मिलजुल कर यह संकल्प लें कि भारत की राजनीति में भी जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। और मुझे कहते हुए फक्र है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, उस पर विजय भी हासिल की। जो कहा है उन्होंने किया है। अब 2019 का 2014 में तो मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था ही, उस समय भी जो घोषणा पत्र बन रहा था तो मैंने भी कहा बनाने वालों से, भाई सावधानी बरतिएगा, लिखिएगा वही जो कि हो जाए। और 2019 में मोदी जी ने कहा कि भाई इस बार का घोषणा पत्र राजनाथ जी की देखरेख में बनेगा, क्योंकि वो भी जानते थे मुझे। मैंने उनको भी चाहिए था कि जो व्यक्ति वही लिखे जो कि हो जाए। हम लोगों ने किया, जो कहा सो किया। किसी को अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो सकता है। तो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, विश्वास का संकट ये बहुत ही घातक होता है।
बहुत ही घातक होता है और इससे बचना चाहिए। भाषण तो लेखक के लोगों ने दिया, लेकिन पता नहीं क्या क्या दिया है। अब नई शिक्षा नीति वर्ग से आप लोग जानते हैं, उसमें हम क्या बोलेंगे। तो आप सबके बीच आकर मुझे खुशी हुई है और मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपके अंदर वह शारीरिक सामर्थ्य भी दे और साथ ही साथ आर्थिक सामर्थ्य ये दे, ताकि आप ठीक तरीके से अपनी शिक्षण संस्थाओं को चला सकें और बच्चों को ज्ञान युक्त, संस्कार युक्त ज्ञान दे। क्योंकि बिना ऊपर वाले के मर्जी का कोई होता नहीं है। इनमें कोई लोग बैठे होंगे, ऐसे होंगे कि नास्तिक होंगे। नास्तिक मैंने कहते क्या भगवान भगवान होता है, कुछ नहीं, जो हम चाहेंगे, क्यों चाहेंगे कर लेंगे। हमारे जैसा एक अदना व्यक्ति तो यह सोचता है बिना सुपर पावर के, बिना ऊपर वाले की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। उसकी कृपा चाहिए, प्रयत्न करिए। प्रयत्न भी वही कराता है, वही कराता है। लोग सत्ता में तो विश्वास रखने चाहिए, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो, सभी जगह कोई ना कोई सुपर पावर है। तो आज इस अवसर पर आप लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई और मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको साधुवाद देते हुए और जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। मैं माननीय जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। थोड़ी सी त्रुटि हुई है, हमारे दो प्रबंधक सम्मानित होने से रह गए थे। मैं उनसे कहता हूं जल्दी से आकर के उनका सम्मान कराइए। श्रीमती समता बाफेला जी और अजमत अली जी, डॉक्टर अजमत अली जी। माननीय जी ने जैसा कहा कि जो कुछ है वो ईश्वर के हाथ में है, मुझको अटल जी की याद आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहानी लंदन में लिखी थी, ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। और 1992 में जो लखनऊ में गांधी प्रोग्राम में उन्होंने भाषण दिया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो उन्होंने पूरी इस कहानी को हम लोगों को सुनाया था कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, उसके निर्णय